हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज रिडॉक्स रिएक्शन का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं हार्डनेस को लेकर के। हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक्स टिल एडवांस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब कहने का मतलब क्या होता है ना, अब नीट वाले बच्चे हैं वो क्या देखेंगे, तो जो भी उनके पास अपना सिलेबस होगा, जो टॉपिक्स उनके सिलेबस में है आप उन टॉपिक्स का वीडियो देखिए, जो टॉपिक्स उनके सिलेबस में नहीं है उन टॉपिक्स का वीडियो मत देखिए। इज इट क्लियर? जेई मेन वाले बच्चे भी यही करेंगे और जेई एडवांस वाले बच्चे भी वही करेंगे। मेरा बस ये कहना है कि आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सवाल किसी भी लेवल का हो वो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि जब बोर्ड्स में बायो वाले बच्चे बैठते हैं चाहे जेई वाले बच्चे बैठते हैं उनमें तो कोई फर्क नहीं किया जाता। जब टॉपिक्स एनसीईआरटी के सेम है तो आपकी क्लियरेंस लेवल भी उसी लेवल पे होनी चाहिए। हाँ, जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उसको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसको ये कर दूंगा सेग्रीगेट, मतलब अलग अलग तरीके से बांट दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा जेई वाले बच्चों के लिए अलग से और नीट वाले बच्चों के लिए अलग से। ठीक है, जब तक प्लेलिस्ट नहीं बनता है आप अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर को लेक्चर 1 लेक्चर 2 के फॉर्म में नहीं बल्कि टॉपिक्स के फॉर्म में वीडियो को रिकॉर्ड किया, वीडियो को आपके लिए लेकर के आया। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का ही एक पार्ट है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वाटर के हार्डनेस को डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो आज जब बात हम डिग्री ऑफ हार्डनेस की कैलकुलेशन की करने वाले हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि हार्डनेस क्या होता है सर? कब हम किसी वाटर को हार्ड वाटर कह सकते हैं या कब हम किसी वाटर को सॉफ्ट वाटर कह सकते हैं? क्या हार्डनेस के भी डिफरेंट टाइप्स है? तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहला बात कि वाटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर और दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। तो अगर किसी वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स मौजूद है, किस फॉर्म में हो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो, या क्लोराइड के फॉर्म में हो, या सल्फेट के फॉर्म में किसी वाटर में अगर मौजूद है, तो हम उस वाटर को क्या कहते हैं बेटा? हार्ड कहते हैं, या हम उसे हार्ड वाटर कहते हैं। वहीं एक और इसका ये है, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो हार्ड वाटर का पहचानने का एक तरीका है कि जब भी आप उसको सोप के साथ क्या करोगे, पानी का यूज करोगे, तो सोप जितना लेथर बनाता है, मतलब झाग जितना उत्पन्न करता है, उतना झाग वो हार्ड वाटर के साथ उत्पन्न नहीं कर पाता है। इससे हमको ये समझ में आता है कि ये जो वाटर है ये हार्ड वाटर है। मतलब अगर बेसिक टेस्टिंग करना, आपको डेली लाइफ बेसिस पर टेस्टिंग करना है कि वाटर सॉफ्ट है कि हार्ड है, आप सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोप का इस्तेमाल करेंगे लेथर के लिए। ठीक है, तो अगर लेथर नहीं बना, झाग नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो वाटर हार्ड है। और दूसरी और क्या बोलता है, वाटर फ्री फ्रॉम दी सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर इस बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम वाटर में प्रेजेंट नहीं है तो हम उस वाटर को सॉफ्ट वाटर कंसीडर करते हैं। और टेस्टिंग कैसे कर सकते हो? घर में साबुन होगा, सोप होगा, अगर आप वाटर को इस्तेमाल कर रहे हो और सोप बराबर रूप से झाग बना रहा है, अच्छा तरीके से झाग बना रहा है, इसका मतलब है कि वो वाटर सॉफ्ट है। तो क्या लिखता है, इट गिव्स लेथर विथ सोप इजिली। बहुत आसानी से ये सॉफ्ट वाटर झाग उत्पन्न कर लेता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पता चल गया कि हार्डनेस क्या होता है। अब इसमें एक सवाल आता है कि सर ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो लेथर नहीं प्रोड्यूस कर पाता है सोप हार्ड वाटर में? तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो सोप होता है वो सोप में होता क्या है, C17H35COONA, इसको कहा जाता है सोडियम स्टेरेट। क्या कहा जाता है? सोडियम स्टेरेट। ये सॉल्ट स्टेरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, स्टेरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के जो सॉल्ट बनता है इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम स्टेरेट। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये कहां पर मौजूद होता है? प्रेजेंट इन सोप। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सोप। अब अगर आपने जो पानी लिया है वो अगर हार्ड वाटर है तो उसमें ये दो आयंस नजर आएंगे M2+ के फॉर्म में, और वो दो आयंस कौन कौन से होंगे? या तो Ca2+ वहां पर मौजूद होगा या तो Mg2+ वहां पर मौजूद होगा। बोलो यस और नो।
और ये साबुन में आपका सोडियम स्टेरेट है, तो ये क्या करता है M2+ इस सोडियम को हटाता है और उस मेटल के साथ नया सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। लेट सपोज अगर ये M2+ कैल्शियम है तो बना देगा कैल्शियम स्टेरेट। लेट सपोज ये M2+ अगर Mg2+ है तो बना देगा मैग्नीशियम स्टेरेट। और ये जो कैल्शियम या मैग्नीशियम का स्टेरेट है ये वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, यहां पर पीपीटी फॉर्मेशन कर देता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, जो लेथर फॉर्म करता है सोप जो झाग बनाता है वो इसी स्टेरेट के कारण ही झाग वहां पर उत्पन्न करता है। अब अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम उस पानी में मौजूद है तो वो क्या करा, स्टेरेट को चुरा के ले गया और क्या बना दिया, पीपीटी बना दिया, जिसको हम कह सकते हैं स्कम बना देता है। स्कम, पीपीटी जो बोलना बोल सकते हो, ठीक है, ये वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इस फेनोमेना के कारण सोप लेथर नहीं फॉर्म कर पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हार्ड वाटर। इज इट क्लियर? क्या ये पॉइंट आपको आ गया समझ में? क्यों लेथर नहीं बनता? लेथर नहीं बनता ठीक है, लेकिन क्यों नहीं बनता ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आता है कि सर हार्डनेस तो समझ में आ गया, लेकिन हार्डनेस का भी कोई टाइप्स है क्या? यस, हार्डनेस दो प्रकार के होते हैं। एक जो उनमें प्रकार होता है वो होता है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस। सवाल आता है सर टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होता है? टेम्पररी हार्डनेस इसका नाम क्यों पड़ा? इसको आसानी से हटाया जा सकता है, कुछ स्पेशल मेथड या कुछ स्पेशल प्रोसेस का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बेटा। तो टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है? टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो अगर वाटर में या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट अगर वाटर में प्रेजेंट है बेटा, तो इसके कारण जो हार्डनेस क्रिएट होगी उस हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। इसको रिमूव करना बड़ा आसान है, पानी को गर्म कर दो, बॉईल कर दो, तो ड्यूरिंग द बॉइलिंग द सॉल्युबल ये जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ये पानी में तो घुला हुआ रहता है, अब इसको हटाना है। अब जैसे ही इसको गर्म करोगे, हीटिंग करोगे, क्या होगा पता है? MgOH का होल ट्वाइस बना देगा, जो क्या है, पीपीटी फॉर्म कर देगा। मतलब मैग्नीशियम आयन के कारण मेन कहानी बन रही थी आपका हार्डनेस का, उसी को आपने हटा दिया इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। या फिर अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट एज अ पीपीटी हट जाता है और हीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया और साथ में क्या बन रहा होगा, वहां पर पानी का फॉर्मेशन हो रहा होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ पीपीटी बनता है और यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट एज अ पीपीटी बनता है। ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लेना। अब होता क्या, कंफ्यूजन कहाँ होता है वो मैं बता देता हूँ। एग्जाम हॉल में यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट याद रहता है और ऊपर भी मैग्नीशियम कार्बोनेट कर देते हो, नहीं, ऊपर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ पीपीटी बनता है। कारण क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज मोर फेवरेबल इन फॉर्मिंग पीपीटी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपका पीपीटी किसके कारण बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कारण। ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर मैं बार बार नोट करवा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? एक मेथड तो क्लार्क होता है, बॉइलिंग होता है, दूसरा मेथड होता है क्लार्क। बोलता है क्या है, आप इसको लाइम के साथ ट्रीट करा दो। भैया लाइम किसको कहते हैं आपको भी पता है, CaOH का होल ट्वाइस को कहते हैं। जब ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। और जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा ही, जो कि यहां पर कैल्शियम है तो, और साथ ही साथ क्या बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये दोनों आयंस क्या हो गए, पीपीटी का फॉर्म ले लिया। बहुतों को यहां पर क्या लगता है पता है, सर यहां पर आपने कैल्शियम को ही हटाना और आपने कैल्शियम का ही प्रोडक्ट ले लिया। नहीं बेटा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहां कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म करेगा और वहां पर जाके पीपीटी का फॉर्म में नीचे चला जाएगा। ये कैल्शियम वहां पर एक्स्ट्रा मौजूद नहीं होने वाला है, ये कैल्शियम वहां पर एक्स्ट्रा मौजूद नहीं होने वाला बेटा, ये जाकर के पीपीटी का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये है दूसरा तरीका, दैट इज कॉल्ड क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या करते हैं हम लोग, लाइम वाटर से ट्रीटमेंट कराते हैं बाइकार्बोनेट्स को। और यहां पर भी वही होगा, कैल्शियम का केस में कैल्शियम कार्बोनेट खाली पीपीटी बनेगा। लेकिन जब आप इसको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान क्या रखना है भैया, कैल्शियम भी आ गया तो कैल्शियम किस फॉर्म में पीपीटी बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम किस फॉर्म में पीपीटी बनाता है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या, बाई वॉशिंग सोडा Na2CO3 का आप इस्तेमाल कर लो। Na2CO3 का इस्तेमाल करोगे, अगेन यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बस यहां ध्यान क्या रखना, टेम्पररी हार्डनेस में दो प्रकार के पीपीटी बनेंगे, एक CaCO3, दूसरा MgOH का होल ट्वाइस। जहां भी कैल्शियम नजर आ गया वहां पर ये तो बनाना ही है,
और अगर साथ में मैग्नीशियम भी है तो ये बना देना एज अ पीपीटी। और अगर कैल्शियम नहीं है, सिर्फ मैग्नीशियम है, तो MgOH का होल ट्वाइस एज अ पीपीटी बनेगा। बस ये दो बातें को ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस का। अब यहां पर परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है, तो बोलता है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। किस फॉर्म में रहता है? क्लोराइड्स और सल्फेट्स के फॉर्म में रहता है। मतलब या तो CaCl2 के फॉर्म में रहेगा, या तो CaSO4 के फॉर्म में रहेगा, या तो MgCl2 के फॉर्म में रहेगा, या तो MgSO4 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और अगर ये सॉल्ट्स आपको पानी में नजर आए, एकदम क्लियर कह देना बेटा कि ये सॉल्ट्स अगर नजर आ रहे हैं, मतलब हार्डनेस कैसा है? परमानेंट हार्डनेस है। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस को आप सिंपल बॉइलिंग के मेथड से रिमूव नहीं कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड जस्ट बाय सिंपल बॉइलिंग मेथड। तो यहां पर हमको कुछ स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। यस, यहां आप वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां भी आप वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर क्लोराइड है तो ये MCO3 बना देगा, चाहे कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो। और अगर सल्फेट है तब भी MCO3 बना देगा। अब ये M क्या क्या हो सकता है? तो ये M यहां पर दो चीजें हो सकती है, आइदर ये Ca2+ हो सकता है, या तो ये Mg2+ हो सकता है। तो बोलेंगे सर NaCl जो बना रहा है एनायन से हमको कोई दिक्कत है? नहीं बेटा, जब ये एनायन और ये कैटायन आपस में एक साथ मिलते हैं तब दिक्कत बनाते हैं, तब दिक्कत उत्पन्न होती है। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बच सकती है, दोनों हाथों का जरूरत पड़ता है, वैसे ही जब कैल्शियम अकेला है तो इफेक्ट नहीं करेगा उतना। सल्फेट अकेला, देखो कभी कभी आप सुने होंगे कि भैया पानी में भी कुछ आयंस का होना, हाँ, इसका जब मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है ना, तब हमें इसे रिमूव करना पड़ता है, तब हमें उसे हटाना पड़ता है। तब तो कोई भी चीज अत्यधिक अगर आपके पास आ जाएगी ना, तो हार्मफुल ही साबित होती है एट लास्ट। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा। दूसरा है कैल्गन्स मेथड। अब इसका नाम कैल्गन्स मेथड क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो आपका रिएजेंट है दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो Na6PO3 6, ऐसा भी लिख सकते हैं। और आपको पता है PO3 को क्या कहते हैं? मेटाफॉस्फेट। मेटाफॉस्फेट, क्लियर? PO3- को मेटाफॉस्फेट कहते हैं, क्लियर? इस रिएजेंट को, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को ही कमर्शियली हम लोग कैल्गन के नाम से जानते हैं। मार्केट में जाओगे ना, तो अगर आप किसी को सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बोल रहे हो तो शायद आपको चीजें ना मिले, लेकिन अगर बढ़िया केमिस्ट होगा तो दे देगा। लेकिन इसका जो कमर्शियल नाम मार्केट में यूज होता है दैट इज कैल्गन। तो मार्केट में अगर आप कभी भी इसको खरीदने के लिए जाओ तो बोलना भैया हमको कैल्गन दे दो, तो कैल्गन जैसे ही मांगोगे आपको ये दे देगा निकाल करके। अब यहाँ कहानी क्या बनती है आओ देखें। तो बोलता है Na6P6O18 पहले क्या करता है, ये 2Na+ को रिलीज करता है। क्यों 2Na+ को रिलीज करता है? क्योंकि आपके पास कौन से नालायक है? एक है Ca2+ और दूसरा है Mg2+। एक बार में पूरा रिएक्शन नहीं करता, 1 by 1 करेगा। ये 1 by 1 समझना चीजों को। अब अगर हमको यहां पर इसको फंसाना है तो यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा। तो ये एक बार में 2Na+ दिया, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Na2 Na4 PO6 3, 2Na निकाल दिया, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया Na4 PO3 6 2-। आया क्या बात समझ में? आया क्या बात समझ में? ये दो पार्ट में टूटेगा। जब 2Na+ निकलेगा तो जो बचा हुआ उसके ऊपर में 2 नेगेटिव आ गया। अब ये जो आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ ये दो नालायक वही Ca2+ हो सकता है या फिर Mg2+ हो सकता है। ये फर्दर आगे चल के रिएक्ट करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहां करते हुए नजर आएंगे। और जैसे यहां कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बेटा, इसके ऊपर में 2 नेगेटिव नहीं आएगा, इसके ऊपर में 2 नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि भैया ये M अब इसमें घुस चुका है ना। अच्छा, नहीं, इंटरेस्टिंग बात क्या सुनो, जब ये M घुसता है ये नेगेटिव बना के ही चलता है। ठीक है, ये नेगेटिव बना के ही चलेगा। जैसे ही M2+ आएगा ये और 2Na+ को हटाएगा और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ये रहता है। फिर नया M2+ आएगा, फिर वो इस 2Na+ को हटाएगा। आराबाद में इस तरीके से एक एक करके इसको ये ट्रैप कर लेता है। ये M2+ अपने कॉम्प्लेक्स के बीच में इसको फंसा के रख लेता है, बोलता तुमको नहीं जाने देंगे,
तुमको नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर द कॉम्प्लेक्स एनाइन कीप्स द Mg2+, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन के फॉर्म में इसी तरीके से रहने वाला है, Mg2+ एंड Ca2+ आयन इन दी सॉल्यूशन। और फिर ये Cl- के पास जा ही नहीं पाता, क्यों? इसको बीच में दबा के रख लिया। अरे एक तो वीडियो निकला था, देखे थे, लालू यादव बैठे हुए थे, मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे, मोदी जी को बीच में बैठा के रखे थे। लालू यादव जी से जब पूछा गया कि भैया आप तो मोदी जी के विरोधी हैं और फिर आपने उनको शादी में क्यों निमंत्रण दिया, तो बोलते अरे आपने वीडियो नहीं देखा का भैया, ऐसे बोले थे ना, वीडियो नहीं देखा का। एक तरफ थे हम और दूसरे तरफ थे मुलायम जी, और बीच में मोदी जी को बैठा के दबा के रखे थे कि हिलना नहीं है, यहीं पर बैठे रहना। ठीक उसी तरीका से यहाँ पर इस एम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तरफ है लालू यादव और दूसरे मुलायम जी, और बीच में कौन बैठा है? मोदी जी, एम फॉर मोदी जी। और ये दोनों इसको क्या कर रखा? दबा के रखा हुआ भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कैलगन्स मेथड। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, ये है आपका जियोलाइट या परमुटेड प्रोसेस। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना, इसमें एक आयन एक्सचेंज मेथड होता है। अब ये जियोलाइट या परमुटेड प्रोसेस होता क्या, पहले ये समझो इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होने वाला है। तो यार रिएजेंट जो यूज होने वाला, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज होने वाला है। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर जो हार्डनेस के ऊपर जब भी बात होगी ना, आपको इसके रिएजेंट्स याद रखना है। ठीक है, बाकी इसके रिएक्शंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहला टेम्पररी वाले में तुमको पता है, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा या तो कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी उसके बाद जितने भी वाशिंग सोडा से कहानी चालू होता है, सब में कार्बोनेट ही बनना है। ठीक, फिर आपका आ गया कैलगन्स में फॉर्मूला याद रखना, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, Na6 है, PO3 का 6 कर देना, उसमें से 2 Na+ हटाना, पहले उसको एनायन बनाना, फिर M2+ के साथ रिएक्ट करा के M2+ को बीच में घुसाना और 2 Na+ को निकाल देना। मतलब ये जब M2+ को पकड़ेगा तो उसको एनायनिक फॉर्म में ही पकड़ के दबोच के रखेगा, क्योंकि लालच दिया ना उसको भाई, क्या हम नेगेटिव है, देखो तुम जिससे जुड़े हो उससे बड़ा वाला हम है, बड़ा वाला एनायन है हम, तो भैया आओ तुम हमसे रिएक्ट करो। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में उसको भ्रम में एक जाल में फंसा करके रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जियोलाइट। अब इसमें कौन आ जाता है भैया? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट आ जाएगा। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट क्या है? NaAlSiO4, सिलिकेट SiO4, 4- है, Al3+ है, Na+ है, ये सब जुड़ करके क्या बना दिया है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है ना, इसी को जियोलाइट हम कहते हैं। इसी का प्रेजेंस होना ही जियोलाइट कहलाता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NaZ के फॉर्म में। ठीक है, NaZ के फॉर्म में। ये Z क्या याद होना चाहिए आपको, ये Z क्या है? तो Z आपका AlSiO4- है। क्लियर? अब रिएक्शन क्या होता है, जैसे ही NaZ को M2+ देखता है, M2+ कौन देखा? Ca2+, Mg2+। तुमको पता है ये या तो क्लोराइड से जुड़ा हुआ होगा या तो सल्फेट से, और इसको जैसे ही अपने से बड़ा वाला एनायन नजर आता है, हो ये तो बड़ा है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की संभावना है, ये तुरंत उसको छोड़ता है और उसके साथ फॉर्म कर देता है MZ2, और यहाँ 2 Na+ फ्री हो जाता है। अब ये MZ2 क्या है? सॉलिड है, PPT का फॉर्मेशन करेगा और नीचे जाकर के बैठ जाएगा, और हार्डनेस आपका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी परमानेंट हार्डनेस का मेथड्स देखा है, उन सभी में सिर्फ हम लोगों ने कैटायन को रिमूव किया और हार्डनेस को हटा दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक। एक मस्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड मस्ट मेथड, इसका नाम नहीं है, इसका नाम है आयन एक्सचेंज रेजिन, सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। अब ये थोड़ा सा वो दाने टाइप का होता है, रेजिन्स, वो नहीं दिखता, जो मार्बल बॉल्स वगैरह आते हैं, बस वो जो छोटा छोटा जब रहता है ना, उसी टाइप का ये सिंथेटिक रेजिन्स दिखता है। अब ये 2 प्रकार का होता है। इसमें होता क्या, सुनना, जैसे मान लो बीच में लगा दिया गया रेजिन्स, बीच में कौन है? रेजिन्स है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहला नालायक कौन है? कैटायन, उसको हटाना भाई कंपलसरी है, यहां रेजिन्स है। अब ऊपर से डालेंगे हार्ड वाटर, यहां से जो गिर रहा है वो क्या है? हार्ड वाटर। और यहां से जो निकलेगा वो क्या है? वो वाटर सॉफ्ट तो हो चुका है, लेकिन अभी तुमको एक चीज यहां पर देखने को मिलेगा, ये रेजिन्स क्या चीज का है? ये RH के फॉर्म में। पहले हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन का यूज करेंगे। अब कैटायन में तुमको पता R और H में ये जब टूटेगा तो ये R- और ये H+ के फॉर्म में टूटेगा, और ये R- को कौन चुरा के ले जाएगा? Ca2+ चुरा के ले गया।
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा R2Ca, दैट इज सॉलिड के फॉर्म में। यहाँ पर क्या करेगा, पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब अपने रेजिन्स में ही इसको जकड़ के रख लिया भैया। जैसे जैसे यहाँ से हार्ड वाटर गिरा है ना, बड़ा स्पीड से बोला अरे कैल्शियम मैग्नीशियम घूम रहा है, आओ आओ यहाँ रहो, तुम कहाँ जा रहे हो, आओ यहाँ रहो, तो यहाँ पर इसको रख लेता है। और बोला अरे हमको रख लिए, तो हाइड्रोजन बोला यार तुमको Ca2+ मिल रहा है, जाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अब इस पानी के साथ बह जाऊंगा। तो आपको पानी में क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। मतलब जब यहां से हार्ड वाटर पास करेगा, यहां पर कौन डिपॉजिट हो जाएगा, Ca2+ या फिर Mg2+, Ca2+ या Mg2+, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहां डिपॉजिट हो जाएगा, और जब यहां पर से वो पानी निकल रहा होगा तो इस वाटर में, ये वाटर में Ca2+ और Mg2+ तो रिमूव हो गया है, लेकिन इस वाटर में H+ का मात्रा बढ़ जाएगा, इस वाटर में H+ का मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक। अब आपने कैटायन हटा दिया, बोला सर यहां भी तो वही की है जो बाकी सब में कर रहे थे, यहां क्या स्पेशल होने वाला है। तो यहां एक बात स्पेशल होने वाली है कि हम लोग यहां पर इसमें मौजूद एनायन, इसमें सिर्फ H+ तो नहीं होगा, इसमें Cl- भी होगा, इसमें SO4 2- भी होगा। यहां से ये जो पानी आया इसको फिर हम करवाएंगे एनायन एक्सचेंज रेजिन का यूज, मतलब फिर ऐसा ही एक सेटअप तैयार होगा, फिर यहां पर एक ऐसा ही सेटअप तैयार होगा, मैं छोटा सा बना दे रहा हूं, फिर ये एक ऐसा ही सेटअप तैयार होगा, लेकिन अब यहां पर रेजिन के फॉर्म में RH नहीं रहने वाला है, यहां क्या रहने वाला, R-OH रहने वाला। यहां पर रेजिन के फॉर्म में कौन था, RH, अब यहां पर कौन रहने वाला है, R-OH। अब ये यहां से निकल करके आया, इसमें H+ भी है मात्रा में थोड़ा सा ज्यादा, Cl- भी, SO4 2- भी, ऑल्दो पीपीएम में ही होता है, बहुत कम मात्रा होती है H+ आयन की, लेकिन ठीक है तो है ना। अब जैसे तुम इससे पास कराओगे तो यहां पर R-OH को कौन नजर आएगा, Cl-। ये ऑक्सीजन के साथ परेशान था, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको नजर आ रहा Cl-, ये इसके साथ जुड़ करके क्या बना देगा, R-Cl बना देगा, जो कि सॉलिड है। मतलब यहां पर Cl को ट्रैप कर लिया गया, जैसे वहां पर Ca2+ या Mg2+ को ट्रैप किया गया था, यहां पर Cl- या SO4 2- को ट्रैप कर लिया गया। किसको, Cl- और SO4 2- को ट्रैप कर लिया गया। और ट्रैप करके जैसे ये इसको पकड़ा तो ये इसके साथ रहेगा क्या, नहीं ना रहेगा भाई। जब ये इसके साथ दोस्ती कर लिया, जब किसी रिश्ते में तीसरा आ गया तो दूसरा निकल जाएगा वहां से, और जब निकलेगा तो मतलब अब इस वाटर में थोड़ा सा OH- का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इंटरेस्टिंग बात क्या, जो H+ यहाँ पर बढ़ा हुआ था ये उस OH- से मिल करके न्यूट्रलाइज होने का कोशिश करेगा, और फाइनली जब हमको यहाँ से पानी मिलेगा, यहाँ OH- भी था, यहाँ H+ भी था, दोनों मिलकर क्या करने का कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा। बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो ही जाता है, बहुत हद तक न्यूट्रलाइज वहां पर होता हुआ ये नजर आएगा, क्लियर। और जितना यह न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आएगा, मेरा जो यहां से पानी निकल करके आएगा वो अब क्या बन चुका है, वो सॉफ्ट वाटर बन चुका है, वो सॉफ्ट वाटर बन चुका है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, दिस इज सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेम्पररी हार्डनेस, बॉइलिंग, क्लार्क्स मेथड, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं हटाने के लिए टेम्पररी हार्डनेस को। परमानेंट हार्डनेस में वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, कैलगन्स मेथड का यूज करते हैं, जियोलाइट या परमिटिट मेथड का यूज करते हैं, और चौथा सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। इसका खास बात क्या है, सिर्फ कैटायन को ये रिमूव नहीं करता, ये इस प्रोसेस में हम एनायन को भी रिमूव कर लेते हैं, और लास्ट में जो पानी मिलता है वो एसिडिफाइड नहीं रहता है। खाली एनायन हटाओगे, ये याद रखना, तो एसिडिफाइड वाटर मिलेगा, उसको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा। खाली आपका ये हटाओगे, एनायन हटाओगे या कैटायन हटाओगे तो आपको एसिडिफाइड वाटर दिखेगा, और एनायन हटाओगे तो एल्कलाइन वाटर यहाँ पर देखने को मिलता है। उसको फर्दर हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तब ये पीने के लायक बनता है। तो ये मामला हो गया कुल मिला के हार्डनेस के बारे में। अब हार्डनेस के बारे में तो जान गए, हार्डनेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे रिमूव होता है, टेम्पररी हार्डनेस कैसे रिमूव होगा, परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव होगा, कैटायन कैसे रिमूव होगा, एनायन कैसे रिमूव होगा, ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। अब यहां पर मामला उठता है कि अगर मुझे किसी वाटर को दिया है और बोला ये एक हार्ड वाटर है, तो आप इसके हार्डनेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसी के लिए हम लोग आगे मेथड देखेंगे कुछ सवालों के थ्रू। तो जैसे आपके पास ये एक सवाल है, लेकिन सवाल को स्टार्ट करने से पहले, इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, समझते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द हार्डनेस। ठीक है, तो पहला बात,
तो हेडिंग क्या हो जाएगा अपना, कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस, कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस। तो जनरली वी डू द कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस, क्या लिखूंगा, जनरली वी डू द कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस, जनरली वी डू द कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस। किसके टर्म्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस। अब सवाल है सर ये डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हार्डनेस, परसेंटेज ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट करके, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ हार्डनेस को कैलकुलेट करके। ये परसेंटेज नहीं कह सकते हो, आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द amount of hardness causing substance in terms of ppm। हम ppm में क्या करते हैं, जो भी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है। अब ये हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस आपका क्या होता है, जैसे बाइकार्बोनेट हो गया, जैसे क्लोराइड हो गया, जैसे सल्फेट्स हो गया कैल्शियम का या मैग्नीशियम का, इनके अमाउंट को उस वाटर के सैंपल में फाइंड आउट करते हैं, इनका कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, जिसको हम डिग्री ऑफ हार्डनेस कहते हैं। अब सवाल है सर हार्डनेस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हार्डनेस हम लोग किसी ना किसी सब्सटेंस के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। तो हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज द वेट ऑफ ए, किसमें, इन ग्राम, अपॉन द वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम इंटू 10 to the power 6। हम इस तरीके से यहां पर क्या करते हैं, हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द हार्डनेस लाइक दिस। क्लियर है। अब यहां पर ये ए क्या क्या हो सकता है, तो दिस ए कैन बी CaCl2, this A can be MgCl2, this A can be CaSO4, this A can be MgSO4, this A can be आपका CaOH का होल ट्वाइस, इसका भी हम लोग यूज किए हैं कई जगहों पर, है ना, या MgOH का होल ट्वाइस। इस रिएजेंट को यूज नहीं करते, रिएजेंट को हम लोग जनरली नहीं लिखते। हाँ, MgOH का होल ट्वाइस, ये भी आपका पीपीटी का फॉर्मेशन करता है ना, या फिर आप कह सकते हो बाइकार्बोनेट हो सकता है। यहाँ पर प्रोडक्ट के जगह पे हम लोग सब यहाँ पर हम हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस लिख रहे हैं, तो बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। एम आई राइट और मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर होने के चांसेस है। क्लियर है। मतलब हम चाहे तो CaCl2 के फॉर्म में देख ले, हम चाहे तो MgCl2 के फॉर्म में देख ले, हम चाहे तो CaSO4 के फॉर्म में देख ले, हम चाहे तो MgSO4 के फॉर्म में देख ले, हम चाहे तो MgSCO3 का होल ट्वाइस के फॉर्म में देख ले, हम चाहे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में देख ले, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है एक, कि हम चाहे तो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी देख सकते हैं। और मैं बता दूं यही टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो सवाल में लिख देगा कि आपको किसके टर्म्स में हार्डनेस डिटरमाइन करना, आइदर इन टर्म्स ऑफ CaCl2, आइदर इन टर्म्स ऑफ MgCl2, आइदर इन टर्म्स ऑफ CaSO4, आइदर इन टर्म्स ऑफ MgSO4, आइदर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, आइदर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर सवाल में ना लिखा हो, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि आपको कौन सा ये ए चूज करना है, तो आप क्या करोगे पता है, आप वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट ही लेकर के चलोगे। सवाल में ना दिया गया हो, सवाल में ए नहीं प्रोवाइडेड हो,
सवाल में ए नहीं प्रोवाइडेड हो तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट लेकर के ही चलना है। कैल्शियम कार्बोनेट लेकर ही चलना है। कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर चलना है बेटा। इज इट क्लियर? यहां तक आ गया क्या बात समझ में? कैल्शियम कार्बोनेट को ही लेकर के चलना। ठीक है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर के चलेंगे। तो हमको क्या करना है, हमको जब भी हार्डनेस देगा तो लिखेगा ना भैया ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, या ये इतना है, क्या क्या चीज कितना है, ये हमको सवाल देगा ना भैया वाटर में ये चीज प्रेजेंट है, इतने अमाउंट में प्रेजेंट है। हमको क्या करना है, सभी के अमाउंट को इंटर कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। जैसे अब यहां पर अप्लाई होता है रिडॉक्स, इसीलिए हम लोग इसको रिडॉक्स के चैप्टर में हार्डनेस कैलकुलेशन करना सीखते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये पहले जब हाइड्रोजन नामक एक चैप्टर हुआ करता था एनसीईआरटी में, तो वहां पर ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन रहता था वहां पर, लेकिन जब वहां पर डिग्री ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट करने बोलता था तो लोगों को समझ में नहीं आता था। तो इसीलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को रिडॉक्स में ही रखा है। ठीक है, और मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि ये टर्म्स हो सकता है कहीं निकल करके आ जाए। भैया रिडॉक्स तो आपने पढ़ा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस निकालने आता ही है, तो इसीलिए मैंने यहां पर इस टर्म को यहां पर समझाया है। अब सवाल है कि सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या निकल कर क्या आएगा? मैं क्या लिख सकता हूं, मैं सभी के इक्विवेलेंट्स को बराबर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? इक्विवेलेंट्स ऑफ, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, CaCl2 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ MgCl2। मान लो ये सारे प्रेजेंट है एक पानी में, मानने बोल दिया। कहीं पर 3 होंगे तो हम 3 को बराबर कर देंगे, कहीं पर 4 होंगे तो हम 4 सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर देंगे, लेकिन कहीं पर सभी है तो हम सभी के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCl2 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ MgCl2 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ CaSO4 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ MgSO4 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ MgHCO3 का होल ट्वाइस बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ CaSCO3 का होल ट्वाइस। और ये सब भी किसके बराबर हम लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक। अब इंटरेस्टिंग बात क्या, इन सभी का एन फैक्टर 2 होने वाला है। क्यों? सॉल्ट है, जब कहीं कोई रिएक्शन ना दिया हुआ हो, हम बोले हैं कि उस केस में आपको जो सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना होता है तो कैटायन का चार्ज और एनायन का चार्ज का एलसीएम निकाल लेना, और आंसर नेगेटिव में आप नहीं देंगे। जैसे कैल्शियम का है 2, क्लोरीन का है -1, तो हम 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 2। क्लियर? तो अगर मुझसे कोई पूछेगा इसका एन फैक्टर कितना है, तो मैं इसका एन फैक्टर भी बोलूंगा 2 है। मुझसे कोई पूछेगा इसका एन फैक्टर कितना है, मैं इसका आंसर भी एन फैक्टर 2 बोलूंगा। मुझसे कोई पूछेगा इसका एन फैक्टर कितना है, मैं इसका भी आंसर एन फैक्टर 2 बोलूंगा। मुझसे पूछेगा इसका एन फैक्टर कितना है, मैं इसका भी एन फैक्टर 2 बोलूंगा। मुझसे कोई पूछेगा इसका एन फैक्टर क्या है, तो मैं इसका भी एन फैक्टर 2 बोलूंगा। मुझसे पूछेगा इसका एन फैक्टर क्या, तो मैं इसका भी एन फैक्टर 2 बोलूंगा। और अगर कोई मुझसे इसका एन फैक्टर पूछेगा तो मैं इसका एन फैक्टर भी 2 बोलूंगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब इन सभी का एन फैक्टर 2 है, तो मैं क्या, आपको एक बात पता है क्या, जब सबका एन फैक्टर सेम है, इक्विवेलेंट सेम है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बी अगर आप बोल रहे हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एन फैक्टर ऑफ ए इंटू मोल्स ऑफ ए बराबर एन फैक्टर ऑफ बी इंटू मोल्स ऑफ बी लिख सकता हूं। और मैं बोल रहा हूं कि एन फैक्टर ऑफ ए और एन फैक्टर ऑफ बी बराबर है इफ एन फैक्टर ऑफ ए बराबर एन फैक्टर ऑफ बी। बोल सकता हूं? यस। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, इसका मोल्स और इसका मोल्स भी बराबर होगा, इसका मोल्स और इसका मोल्स भी बराबर होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए ठीक। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर क्या आ रहा है कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि मोल्स ऑफ CaCl2 बराबर मोल्स ऑफ MgCl2 बराबर मोल्स ऑफ CaSO4 बराबर मोल्स ऑफ MgSO4 बराबर मोल्स ऑफ MgCl2
HCO3 का होल ट्वाइस बराबर मोल्स ऑफ CaHCO3 का होल ट्वाइस बराबर मोल्स ऑफ CaCO3 बराबर मोल्स ऑफ CaCO3। बोल सकता हूं क्या? बोलिए यस और नो। बोल सकता हूं ना कि इनका मोल्स क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या सुनना, इन सभी का मोल्स बराबर होगा तो हमको जब भी कोई सवाल में किसी का भी अमाउंट देगा मैं सबको CaCO3 में ही बदल दूंगा। बोलूंगा जरूरी है क्या? तो मैं बोलूंगा जरूरी तो नहीं है, जरूरी नाम का तो कोई चीज होता नहीं है, लेकिन अगर मेरे को वहां पर प्रोवाइडेड नहीं है कि किसके टर्म्स में आंसर लाना तो मैं इसी के टर्म्स में आंसर लेकर के आऊंगा, लेकिन अगर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आपको उसके टर्म्स में आंसर लेकर के आना है। क्लियर है क्या? आइए कुछ सवाल बनाते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां बता देता हूं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर देता हूं। अगर डेंसिटी ऑफ हार्ड वाटर नहीं दिया गया, ऐसा नहीं सोचेंगे हार्ड वाटर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो डेंसिटी ऑफ हार्ड वाटर भी हम क्या कंसीडर करके चलेंगे? 1 ग्राम पर ml, या फिर आप बोल सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इफ डेंसिटी ऑफ हार्ड वाटर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, इफ डेंसिटी ऑफ द वाटर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू कंसीडर दिस डेटा। जो नॉर्मल वाटर का डेंसिटी है हम वही लेकर के चलेंगे। अब इसमें कुछ सवाल तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ सवाल मैं कराऊंगा, ठीक है? तो ये इसके आंसर्स है ना। और यहां पर आप इसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं। ये सवाल बना, बोलता क्या 20 लीटर रिवर वाटर सैंपल कंटेन्स 2 मिलीग्राम्स ऑफ CaCl2। आपका CaCl2 का वेट दे दिया, कितना दिया हुआ? 2 मिलीग्राम्स। और क्या दिया हुआ? वेट ऑफ CaSO4 दे दिया भैया, CaSO4 भी मौजूद है उस पानी में, कितना प्रेजेंट है? 272 मिलीग्राम्स। मैग्नीशियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है, MgCl2, कितना प्रेजेंट है? 47.5 मिलीग्राम्स। और क्या प्रेजेंट है? वेट ऑफ MgSO4 भी मौजूद है भैया, कितना प्रेजेंट है? 60 मिलीग्राम्स। क्लियर है क्या? ओके फाइन। हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं? पहले मोल्स ऑफ CaCl2 निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? इसका वेट होता है 111, डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 1 × 10⁻³ मोल्स। क्यों? मिलीग्राम को अगर आप ग्राम में बदलोगे, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में फंसते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं 1 मिलीग्राम को क्या लिख सकता हूं? 10⁻³ ग्राम। तो क्या हो जाएगा? एक करके बता दे रहा हूं, बाकी सब में वैसे ही करना है। 2 × 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई 111 ग्राम। अब CaSO4 का वेट निकाल लेना, CaSO4 का वेट निकाल लेना। तो यहां पर भी आपका जो मोल्स नजर आएगा वो कितना होता हुआ नजर आएगा? ये 2 मोल्स हो जाएगा ना। यस, ये 2 मोल्स हो जाएगा। तो यहां भी हो जाएगा 2 × 10⁻³ मोल्स। ठीक है? बोलेंगे सर कैसे? इसका वेट निकालना 136 ग्राम आएगा, ठीक है? इसका वेट निकालोगे 95 ग्राम आएगा, इसका वेट निकालोगे 120 ग्राम आएगा, ठीक है? मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे ना भैया, 40 + 32 + 4 × 16, इसका निकालोगे 24 + 35.5 × 2, इसका भी 24 + 32 + 4 × 64। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 120 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 95 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 136 ग्राम, ठीक है? इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 111 ग्राम आएगा। तो इसका मोल्स कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ MgCl2 हाफ मोल आ जाएगा, ½ × 10⁻³ मोल। और इसका मोल्स कितना आ जाएगा? MgSO4 का ½ × 10⁻³ मोल्स। क्लियर? अब देखो,
आपको पता है इसका मोल, इसका मोल, इसका मोल, इसका मोल और सबका मोल CaCO3 के बराबर है। तो टोटल मोल्स को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा 2 2 4 और आधा आधा 1, तो हो जाएगा 5 × 10⁻³ मोल। क्या मैं इस टोटल मोल को मोल्स ऑफ CaCO3 बोल सकता हूँ क्या? मैं चाहूँ तो इसके जगह भी CaCO3 लिख दूँ, मैं चाहूँ तो इसके जगह भी CaCO3 लिख दूँ, मैं इसके जगह भी CaCO3 लिख दूँ, इसके जगह भी CaCO3 लिख दूँ। बोलोगे क्यों? तो बोला कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ CaCO3। जिसके टर्म्स में बोलेगा सबको वही लिख देना। अब जब सब वही है तो हम इसको जोड़ भी सकते हैं, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ CaCO3 क्या आ गया 5 × 10⁻³ मोल्स। हमको तो वेट चाहिए, तो वेट ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा 5 × 100 × 10⁻³ ग्राम। बोलेंगे क्यों? मोल बराबर क्या लिखोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100 ग्राम होता है। क्लियर है यहां तक फंडा? तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां से वेट ऑफ CaCO3 निकल के आ जाएगा इतना। अब आपको निकालना है हार्डनेस, आपको निकालना है हार्डनेस। तो हार्डनेस का क्या फॉर्मूला बताया हूं, वेट ऑफ, जिसके टर्म्स में बोला है, डिवाइडेड बाई द वेट ऑफ सैंपल इंटू 10⁻⁶। तो वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा 5 × 100 इंटू 10⁻³ अपॉन वेट ऑफ द सैंपल। अब वेट ऑफ द सैंपल कितना बोला 20 लीटर। वॉल्यूम पता है, डेंसिटी नहीं दिया, तो डेंसिटी मैंने क्या बोला 1 ग्राम पर ml ले लेने के लिए। तो क्या हो जाएगा 20, इस लीटर को ml में बदल लो, 10⁻³ ml, ये हो गया वॉल्यूम। और डेंसिटी आपको पता है कितना लेना 1 ग्राम पर ml। तो वेट आपका क्या निकल करके आ जाएगा 20 × 10⁻³ ग्राम्स। यहां पुट कर दो, ये सब कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25 ppm। 25 ppm, कोई दिक्कत है क्या? सिमिलरली अगर तुमको MgSO4 बोला तो MgSO4 का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए 120। जैसे मैंने यहाँ सबको CaCO3 कर दिया था फिर ऐड किया था, अब जिसके टर्म्स में बोला सबको वही कर दो। सबका मोल्स क्या हो जाएगा MgSO4, तो MgSO4 का भी मोल्स क्या आएगा निकल करके, MgSO4 का भी मोल्स क्या निकल करके आएगा 5 × 10⁻³ मोल, 5 × 10⁻³ मोल। तो यहां से वेट क्या निकल करके आ जाएगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाले थे हम लोग 120, तो 5 × 120 × 10⁻³ मोल। अब अगेन हार्डनेस निकालना, तो यहाँ हार्डनेस किसके टर्म्स में निकाले थे, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3। अब अगेन यहाँ हार्डनेस निकालना, तो हम यहाँ किसके टर्म्स में निकालेंगे, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ MgSO4। बोलो यस और नो। तो क्या लिख दूंगा मैं 5 × 120 × 10⁻³ अपॉन सैंपल वेट तो वही होना है 20 × 10⁻³ × 10⁻⁶। ये कट जाएगा, अब ये और ये कट गया, ये हो गया 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 ppm। आया क्या समझ में कैसे निकालना? बहुत आसान तरीका है, बस आपको ये बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये सवाल भी कुछ वैसा ही है। अब यहां पर बोला टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होगा, तो ऑब्वियसली इसके कारण होगा। ऑब्वियसली यहां पर टेम्पररी हार्डनेस MgSCO3 के कारण होगा। ठीक है, कैलकुलेट भी करने बोल रहा, तो अगेन वही बात होगा, इसका भी n फैक्टर 2 ही होता है। इसका मोल्स निकाल लो, इसका मोल्स निकाल लो, तो इसका मोल्स निकालोगे तो यहाँ पर मोल क्या आएगा 1 × 10⁻³ मोल। कैसे, वेट है इसको ग्राम में बदल लेना, डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 162 आएगा। सिमिलरली इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 146 आएगा। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा मोल्स 1 × 10⁻³ मोल। किसमें निकालने बोला है, इन टर्म्स ऑफ CaCO3। तो इसका मोल्स और इसका मोल्स मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों मोल्स किसके होंगे, तो मेरे से कोई पूछेगा मोल्स ऑफ CaCO3 क्या होगा, चाहे इसका मोल हो चाहे इसका मोल हो, वो सारे मोल किसके बराबर होंगे CaCO3 के बराबर होंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻³ मोल। यहां से वेट निकाल लेंगे 2 × 100 × 10⁻³ ग्राम,
वेट ऑफ सैंपल दिया हुआ 25, अगेन डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ले लेंगे, वॉल्यूम हो गया 25 इंटू 10⁻³ ml, वेट ऑफ द सैंपल आ जाएगा 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो हार्डनेस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डरना नहीं है, अगर यहाँ टेम्पररी हार्डनेस पूछ लिया तो और भैया क्या करेंगे, वही काम करना है। हार्डनेस क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, ये सब कर दिया, ये कर दिया 4, और आंसर आ जाएगा 8 ppm। तो ये हो गया टेम्पररी हार्डनेस, कैलकुलेट भी होगा। उसी तरीके से परमानेंट हार्डनेस भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर बोला टोटल हार्डनेस, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हार्डनेस आ जाएगा। तो टेम्पररी आया 8 ppm, परमानेंट आप निकाल ही लोगे, इसका भी 1, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा, टोटल 3 मोल हो गया। तो 3 इंटू 100 ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, सेम मेथड है। इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, आंसर फाइंड आउट करिएगा परमानेंट हार्डनेस का, टोटल हार्डनेस का, और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल है, सेम टाइप का सवाल है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हार्डनेस कंट्रीब्यूटेड बाय ईच सॉल्ट। इसके कारण क्या हो जाएगा? टेम्पररी। इसके कारण क्या हो जाएगा? परमानेंट। फिर इसको भी वही कहानी करेंगे, इसका भी वही कहानी करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 162, तो 324 डिवाइडेड बाय 162 मोल्स दे देगा। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस निकल जाएगा, मोल्स निकल गया, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ले जाना, नहीं दिया हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ले जाना। इज इट क्लियर? फिर बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ COH का होल ट्वाइस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन काम करेगा। तो हार्डनेस तो तुम कैलकुलेट कर ही लोगे, टेम्पररी और परमानेंट। ये COH का होल ट्वाइस कहाँ यूज होता है? लाइम का यूज कहाँ करते हैं? ये याद होना चाहिए, टेम्पररी हार्डनेस में यूज करते हैं। यहाँ भी मत लगा देना, CaCl2 के साथ भी मत लगा देना, यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है, यहीं पर गड़बड़ी होती है, याद रखिएगा। लाइम का यूज टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो CH का, इसका रिएक्शन लिख लेना, क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम है तो, साथ में H2O, साथ में CO2 हो गया। अब आपको इसके इक्विवेलेंट्स पता है, इसके इक्विवेलेंट्स हमको पता है। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ CaHCO3 का होल ट्वाइस बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। मैं आपको मेथड बता रहा हूं, सॉल्व आपको खुद से करना घर पे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूरा बना करके बता दिया, दूसरे क्वेश्चन में भी तरीका बता दिया, इसका भी तरीका बता दे रहा हूं। इसका सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओगे। ठीक है, मैं एज इट इज सब कुछ नहीं बता सकता। सब कुछ अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर तो वही बात हो जाएगी, आप करेंगे क्या? तो कुछ अपना भी आपको लगाना है, जो भगवान के द्वारा आपको दिया गया दिमाग। तो इक्विवेलेंट ऑफ CH का CO का होल ट्वाइस बराबर इक्विवेलेंट ऑफ COH का होल ट्वाइस। इसका भी n फैक्टर 2 है, इसका भी n फैक्टर 2 है। तो मैं क्या कर दूंगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ CaHCO3 का होल ट्वाइस बराबर 2 इंटू मोल्स ऑफ COH का होल ट्वाइस। ये 2 और ये 2 कट गया, मतलब इन दोनों का मोल्स बराबर है। इसका मोल्स अभी हम लोग निकाल ही लिए, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो मैं क्या लिख दूंगा, वेट ऑफ COH का होल ट्वाइस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 10⁻³ मोल। मॉलिक्यूलर वेट इसका लिख लेना, 40 प्लस 34, ये हो जाएगा 74। तो आंसर क्या आ जाएगा, 74 इंटू 2। सब बना ही दिया मैं लास्ट में, नहीं आदत हो गया। 128 इंटू 10⁻³ ग्राम। या तो ये लिख दो, या तो ये लिख देना 128 मिलीग्राम। खत्म कहानी। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक और सवाल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का। बोलता है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग। यस, इट्स ट्रू। टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये भी सही है। अगर ये बाइकार्बोनेट्स नहीं होता तो आप बॉइलिंग के द्वारा हटा भी नहीं पाते। तो मैं क्या बोलूंगा, बोथ assertion एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसी के साथ आपका हार्डनेस भी खत्म होता है और रेडॉक्स का चैप्टर भी समाप्त होता है। अब एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स।
तैयार हो जाइएगा। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट के धागे खोल करके रख दूंगा। आपको खुद फील आएगा कि ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री जो एक बन गया ना कि फार्मूला रट लो, फील आना चाहिए, क्यों, काहे, किस लिए, कैसे इसको उपयोग करेंगे, कहाँ इसका उपयोग होगा, कहाँ नहीं होगा, तब फील आता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो हर एक सब्जेक्ट का एक अपना एसेंस होता है और पढ़ने का एक तरीका होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का कैसा पढ़ने का तरीका होना चाहिए, ये मैं आपको हर एक लेक्चर में समझाते चला जा रहा हूँ। इज इट क्लियर? इसको आपको फॉलो करना अच्छा से, मतलब रिलीजियसली इसको फॉलो करिए। और जो भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ इसको बनाना, कैलकुलेट करना, मतलब जैसा आप समझो कि आप मेरे से क्लास में पढ़ रहे हो भाई, है ना। कॉपी पेन ले करके बैठा करो, हर एक नोट्स को लिखा करो, वीडियो के दौरान लिखा करो। जब मैं सवाल बना रहा होता हूँ तो सवाल देखने से पहले उसके आंसर को पहले खुद से सॉल्व किया करो, भले गलत बने, भले थोड़ा दूर तक ही गए, लेकिन जाओ। इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो होगा वो एक्सपेंड करेगा और आपका सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया वीडियो, जरूर इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए यार। हमें भी मोटिवेशन का एक जरिया दीजिए, ताकि हम भी खूब मेहनत आपके लिए कर सके, अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सके, आपको सक्षम बना सके कि किसी भी इंडिया के एग्जाम को क्रैक आप कर सके केमिस्ट्री में। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त होकर के तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।